हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 5 के अंतर्गत आपका एक टॉपिक है एनसीएफ एसई कह सकते हैं आप, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो एनसीएफ है, इसकी जो रूपरेखा है एक तरीके से, उसका थोड़ा सा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन जान लेते हैं पहले। एनसीएफ ये जो आपका 2023 है, ये बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई थी उसके प्रमुख घटकों में से एक, यानी कि आप कह सकते हैं उसके एक कंपोनेंट में से एक है, जो कि एनईपी 2020 के उद्देश्यों, सिद्धांतों और दृष्टिकोण से सूचित इस परिवर्तन को सक्षम एवं सुनिश्चित करती है। यानी कि एनईपी के तहत जो बातें की गई थी कि ये कुछ सिद्धांत हैं, इस तरीके से दृष्टिकोण होना चाहिए शिक्षा का, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ में पहले 4 संशोधन वर्ष 1975, 1988, 2000 और 2005 में हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपके जो एनसीएफ हैं इससे पहले कितने बार आए। सबसे पहले आपका 1975 में एनसीएफ आया, ठीक है। दूसरा आपका 1988 में आया, फिर आपका 2000 में आया और उसके बाद आया 2005 में। उसके बाद ये 5वां एनसीएफ आपका आ चुका है, जो एनसीएफ 2023। कई जगह आपको एनसीएफ 2022 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, वो एक ही चीज़ है, वो इंप्लीमेंट होते होते थोड़ा चीज़ें पीछे हो जाती हैं, ठीक है। तो यदि प्रस्तावित संशोधन लागू होता है तो यह ढांचे का 5वां संशोधन होगा, क्योंकि जो प्रस्तावित चीज़ें थी अगर ये लागू होंगे तो कौन सा संशोधन है, 5वां, ठीक है। बदलते बदलते 5वां एनसीएफ आ गया। बढ़ते हैं आगे। एनसीएफ के 4 खंड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इसी एनसीएफ के अंतर्गत 4 खंडों के बारे में बात की गई है, जो कि है, एक है आपका एनसीएफएसई यानी कि स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ, यानी कि एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी कि आप इसे कह सकते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। इसका पहला खंड है, ठीक है। इसके अंदर आप कह सकते हैं 4 फैक्टर्स के बारे में, 4 मेजर कंपोनेंट्स या 4 मेजर फैक्टर्स के बारे में बात की गई है। एक आपका है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड एनसीएफ, दूसरा आपका है प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए एनसीएफ, यानी कि जो दूसरा आपका है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो आप ईसीसी पढ़ते हैं ना। ईसीसी जो हमारा होता है उसके अंतर्गत जो एनसीएफ होता है, दूसरा एनसीएफ हमारा वो है, ठीक है। पहले के लिए हमारा था स्कूल एजुकेशन के लिए, दूसरा हमारा है एनसीएफ फॉर ईसीसी, यानी कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए एनसीएफ। ये मूलभूत चरण माना जाता है, ठीक है, फाउंडेशनल आप जो कहते हैं ना, बार बार आप एनईपी 2020 की ही बेसिक आप कह सकते हैं, उसी को बेस मान के चीजें आगे बढ़ी हैं। उसके अंतर्गत हमने 5+3+3+4 के बारे में जो बातें की हैं, इसी के साथ साथ जो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, इन सब चीज़ों के बारे में, डाइवल, सेकेंडरी, ये सारी चीज़ों के बारे में जो हम बात करते हैं वो सभी इसी के अंतर्गत है, ठीक है। बात करते हैं आगे शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीएफ। साथ ही साथ तीसरा जो है वो है एनसीएफ टी, इसके अंतर्गत है। तीसरा आपका है एनसीएफ टी, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। और चौथा आपका है प्रौढ़ शिक्षा के लिए एनसीएफ, यानी कि एनसीएफ फॉर अडल्ट एजुकेशन, यानी कि इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं एनसीएफ, और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं ए, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट एजुकेशन, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, इसके अंदर 4 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में, 4 मेजर फैक्टर्स के बारे में बात की गई है, जिसके अंतर्गत पहला है एनसीएफएसई जो कि स्कूल एजुकेशन के लिए है। दूसरा आपका है एनसीएफईसीसी जो कि आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए है, जो कि छोटे बच्चे जो होते हैं जनरली, बालवाड़ी का, ये सारी चीजें उसके अंदर कंपाइल होगी, उनके लिए है। इसके बाद आपका है थर्ड वाला, आपका है नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, क्योंकि आप देखिए, आप इतना ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन कार्य कर रहे हैं तो टीचरों पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट है प्रौढ़ शिक्षा के लिए, यानी कि एनसीएफ फॉर अडल्ट एजुकेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने टाइम पे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, वयस्क भी होते हैं, बहुत बूढ़े भी हो सकते हैं, या किसी भी एज के लोग हो सकते हैं जो टाइम से अपनी एजुकेशन नहीं ले पाए लेकिन अभी ले रहे हैं ड्यू टू करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, या किसी भी तरीके से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो उनकी शिक्षा में मदद करने के लिए क्या होता है, रोजगार साबित होता है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छी लग रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात करते हैं ये जो है इसने कौन कौन सी क्लासेस के बारे में क्या बात करी, एग्जाम सिस्टम के बारे में क्या क्या बात करी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के तहत कक्षा 3 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक परिदृश्य को नया आकार देते हुए भाषा सीखने, विषय संरचना, मूल्यांकन रणनीतियों और पर्यावरण शिक्षा में बदलाव पेश करती है।
ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है, जो भी एनसीएफ बनता है ना, वो जो होता है आप याद रखेंगे, ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन तक, मतलब पूरा ओवरऑल आपकी जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होती है 12th क्लास तक का काम करता है, ठीक है। 3 से 12 में पढ़ने वाले तक के बच्चों के लिए इसके अंतर्गत काम किया गया है, याद रखेंगे, कक्षा 3 से कक्षा 12 तक, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो आप कह सकते हैं एक तरीके से इसके अंतर्गत बातें हुई हैं विषयों के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट्स के बारे में, चाहे वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो, मतलब कुछ 2-3 सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट करके पढ़ाए जा सकते हैं, चाहे वो हो, चाहे भाषा सीखने के बारे में हो कि भाषा किस तरीके से सीखी जा सकती है। जैसे बहुत सारी जगह पे कितनी लैंग्वेज सीखी जानी चाहिए या क्या नई लैंग्वेज ऐड की जानी चाहिए। जैसे आप लोगों को याद होगा 1964 से 66 में त्रिभाषा सूत्र कोठारी द्वारा दिया गया था, तो वो किस तरीके से रूट लेवल पे लगाना है, ये सारे इन सब चीज़ों के बारे में बात। साथ ही साथ इवेल्युएशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद एनवायरमेंटल एजुकेशन जो होनी चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात की गई है। बात आगे करते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, तो याद रखिएगा, एक तो पहले भाषा के बारे में क्या क्या बात करते हैं, यानी कि लिंग्विस्टिक फॉर्म में अगर कहीं या लैंग्वेज के बारे में कहीं तो क्या क्या बात की है। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी 3 भाषाएं सीखते हैं, जिनमें से कम 2 मूल भारतीय भाषाएं होती है, यानी कि कक्षा 9 और 10 के जो बच्चे हैं, बेसिकली वही ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला जो है, जो कोठारी कमीशन द्वारा दिया गया था त्रिभाषा सूत्र, उसी के बारे में बात कर रहा है। 9 और 10 के विद्यार्थी 3 भाषाएं सीखते हैं, जिनमें से कम 2 मूल भारतीय भाषाएं होती हैं। याद रखिएगा, मैं बता देती हूँ आपको, 2 तो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए और एक क्या हो सकती है, फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। याद रखिएगा ये सारा ऑथेंटिक सही है, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, 9th और 10th के जो बच्चे होंगे वो त्रिभाषा सूत्र का जो आप कह सकते हैं 3 भाषा जो सीखते हैं, उसमें से 2 भाषाएं आपकी इंडियन होनी चाहिए और एक भाषा आपकी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। बात आगे करते हैं, मतलब कम से कम 2 भाषाएं इंडियन तो सीखनी ही है, ये इसके अंदर रूल है। दूसरा है, कक्षा 11 और 12 में 2 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। आप लोग ध्यान दे रहे हैं, 9th और 10th में 3 भाषाओं के बारे में बात की जाती थी, जिसमें से 2 इंडियन होनी चाहिए थी, एक फॉरेनर हो सकती थी। अगला है, कक्षा 11 और 12 में 2 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, यानी कि क्लास 11th और 12th में 2 लैंग्वेजेस आपको पढ़ाई जाएंगी, जिनमें से एक तो आपकी क्या होनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लास 12th में क्या होनी चाहिए, 2 भाषाएं, जिसमें से एक क्या होनी चाहिए, भारतीय मूल की, जबकि 9th और 10th में 3 भाषाएं, जिसमें से 2 भाषाएं मूल भारतीय भाषाएं होंगी। आगे बात करते हैं, कम से कम एक भारतीय भाषा में भाषाई क्षमता का साहित्यिक स्तर हासिल करने का लक्ष्य है। मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि एटलीस्ट जो आप कह सकते हैं लैंग्वेज आप स्किल है जो बच्चे का है ना, लैंग्वेज स्किल है या लैंग्वेज सीखने की जो एबिलिटी है, उसको किस तरीके से ना आप कह सकते हैं साहित्यिक स्तर तक हासिल कर पाना क्या है, लक्ष्य। क्योंकि देखिए आप भारत में रह रहे हैं, तो भारत क्या है, कल्चरल और डाइवर्सिटी का एक देश है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरीके के लोग हर किलोमीटर में अलग अलग तरीके की भाषा बोलने लगते हैं। तो एटलीस्ट आपको अपने लोकल या रीजनल या फिर जिस भी इलाके से आप बिलोंग करते हैं, या फिर आप इंडियन हैं, तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ तो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, इसके तहत इसमें बात की गई है। अगला है बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन, यानी कि बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं और इवैल्यूएशन जो होता है, उससे रिलेटेड बात इसके अंदर कही गई है। यह विद्यार्थियों छात्रों को एक स्कूल वर्ष यानी कि स्कूल ईयर जो होता है, उसमें कम से कम 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति देता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इस लाइन से रिलेटेड मैं आपको पूरे डाउट क्लियर करती हूँ पहले, कि ये जो बात की गई है ना, ये क्लास 11th और 12th के लिए, स्पेशली क्लास 12th के बारे में बात की गई है, कि आप जो ये बोर्ड के एग्जाम्स ले रहे हैं, ये साल में 2 बार लीजिए। इसके अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। ये देखिए 9th और 10th में रूल लागू नहीं होता है, 9th और 10th के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्लास 11 प्लस 12 और मेजरली 12th में ये ऐसा कहा गया है कि 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम जो है उसको 2 बार करवाइए, यानी कि 6-6 महीने के अंतराल में, यानी कि एज अ सेमेस्टर सिस्टम क्या करा दिए जी, इंट्रोड्यूस करा दीजिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि बच्चे का ज्ञान में क्या होगा, बच्चे के भाषाई सीखने के असल में और बच्चे का मतलब डेवलपमेंट कितना हो पा रहा है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे आप, ठीक है। तो कम से कम कितने बार, 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति के बारे में बात की किस क्लास में, बेसिकली 12th में बोर्ड के एग्जाम्स में, ठीक है। और 11th और 12th में इसको इंप्लीमेंट करने के बारे में बात की है। साथ ही साथ दी गई परीक्षाओं में केवल सर्वोत्तम स्कोर को ही बरकरार रखा जाएगा, यानी कि अगर सपोज दैट आपके एग्जाम साल में कितने बार हुए, 2 बार, एक बार आप बच्चे का 60 मार्क्स आया है, एक बार बच्चे का 70 मार्क्स आया है, सपोज दैट हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो अब ये जो 70 नंबर है इसको वरीयता दी जाएगी, 70 नंबर माने जाएंगे उसके, ठीक है, फाइनल में। इस तरीके से बात आगे करते हैं, एनईपी 2020 के साथ संरेखन। अब देखिए कोलिनियरिटी एक तरीके से मतलब आप कह सकते हैं इसका ना कुछ मैचअप था किसके साथ, एनईपी 2020, क्योंकि अभी एकदम से एनईपी 2020 जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तीसरी, जिससे पहले की आप लोगों को पता है 2 ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक आई थी आपकी 1900 कितने में, 68 में, और दूसरी आपकी आई थी 1986 में। 1992 में 1986 वाले में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत कुछ चेंजेस हुए थे, लेकिन बाद में एनईपी 2020 जो कि आपकी तीसरी क्या है शिक्षा नीति है, इसके साथ हमारे देश में काफ़ी सारे चेंजेस हुए। क्या क्या, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनईपी 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार यह सीबीएसई के ग्रेड 3 से 12 तक की पाठ्यक्रम पुस्तकें बनाने हेतु
आवश्यक रूपरेखा क्या करती है, प्रदान करती है। यानी कि एनसीएफ इसके अंतर्गत क्या है कि मतलब देखिए आप जो बुक्स बना रहे हैं 3 से 12 साल तक के क्लास के बच्चों के लिए, सॉरी, वो क्या होने चाहिए, वो इफेक्टिव किस तरीके से हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या दिया जाना चाहिए, उसके रिलेटेड बात है। कक्षा 3 से 12 के लिए पाठ्य पुस्तकों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। देखिए बहुत पुरानी एजुकेशन कुछ पॉलिसीज ऐसी थी, उसके अंदर ऐसी भी बात कही गई कि देखिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एजुकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं उस सिस्टम में जो आप सिलेबस यूज़ कर रहे हो उसको आप धीरे धीरे कुछ टाइम के अंतर्गत क्या करिए, चेंज करिए, क्योंकि वरना बच्चा तो वही क्या है, वही स्थिर सिलेबस को बार बार पढ़ रहा है, उसको उसमें कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या बात की गई कि 21वीं जो सदी है हमारी, जो 21st सेंचुरी है, उसके अनुसार सिलेबस में क्या होने चाहिए, चेंजेस कुछ होने चाहिए। दूरदर्शिता और वर्तमान संदर्भ में समन्वय सुनिश्चित करने पर ध्यान देना। ये भी ध्यान देना है कि आने वाला टाइम किस तरीके से है, कितने सारे चेंजेस आएंगे, तो उसके हिसाब से बच्चे को एडवांस बनाना भी जरूरी है। अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों में परिवर्तन। इससे पहले ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है। अब क्या करा गया है ना, सिलेबस में चेंज किया गया है। अगर आप लोगों को याद हो और मतलब सब्जेक्ट्स में स्पेशली चेंज किया गया, जैसे आप लोगों को याद होगा ना 9th से 12th तक, पहले से क्या होता था ना, अगर आप 9th और 10th आपने अगर पहले किया है तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ऑब्वियसली सभी ने, आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने पहले किया होगा। तो 9th और 10th क्लास में हमारा क्या होता था कि सपोज दैट 9th से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते थे, राइट। 10th क्लास में आपका बोर्ड होता था, उसमें आपके पास 6 सब्जेक्ट होते थे, जिसमें से 5 के तो आपके क्या मिलते थे, मार्क्स मिलते थे, और एक आपका ऑप्शनल होता था, यानी कि 5+1 का वहाँ पे क्राइटेरिया था। यानी कि आप कह सकते हैं 5 जो आपके सब्जेक्ट हैं, सपोज दैट हिंदी, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये आपके 5 बेसिक सब्जेक्ट होते थे जो कि मेन सब्जेक्ट होते थे, और इनमें से एक म्यूजिक हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सब आपका क्या होता था, एडिशनल होता था, एक्स्ट्रा होता था, है ना। इस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा था 9th और 10th के लिए स्पेशली। लेकिन अब क्या कहा गया कि देखिए जो 9 से 12 तक के छात्रों के लिए आप 5 विषय अनिवार्य कर रहे हैं ना, उसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, उसके अतिरिक्त भी विषय लेने का आपके पास क्या होता था, एक विषय आप लेते थे, पहले तो 5 आपके पास कंपल्सरी होते थे, एक आप एक्स्ट्रा लेते थे। लेकिन अब ये बदल दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है, इसको 5 से बदल के क्या कर दिया गया, 7 कर दिया गया। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले क्या होता था, 5 सब्जेक्ट आपके क्या होते थे, आपके अनिवार्य विषय होते थे और एक अतिरिक्त होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, कक्षा 9 और 10 के लिए अनिवार्य विषयों की संख्या कितनी कर दी गई है, 7 कर दी गई है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। पहले क्या होता था, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, 9th और 10th के लिए क्या होता था, आपके 5 सब्जेक्ट कंपलसरी होते थे और एक सब्जेक्ट क्या होता था, ऑप्शनल होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, आपके ये 5 से बढ़ा के क्या कर दिया गया है, इसको 5 से बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 7 कर दिया गया है 9th तथा 10th के लिए, ठीक है, 9th और 10th के लिए। लेकिन और इसी के साथ साथ 11th और 12th में, 11th और 12th में आपने ध्यान दिया होगा, खाली 5 सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मैं बायो वाला कोई है तो क्या होता है उसके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, है ना। तो अब क्या कर दिया गया है, कक्षा 12वीं के लिए, 11वीं तथा 12वीं के लिए आप कह सकते हैं, क्या कर दिया गया है, जो 5 सब्जेक्ट आपके होते थे 5 से बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 6 कर दिया गया है। याद रखिएगा 9 10th के लिए जो आपके पहले 5 सब्जेक्ट होते थे अनिवार्य, उनको बढ़ा के सीधे 7 कर दिया गया है। और अगर बात करें 11th और 12th की, तो वहाँ क्या है, 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, उसमें से आपने क्या कर दिया गया, वो 5 से बढ़ा के 6 कर दिया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और साथ ही साथ ना आपको बता दूं, मैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के बारे में भी बात की है कि ऐसा नहीं कि आप अब कुछ भी ले सकते हैं। मतलब अब पहले से क्या होता था ना, देखिए साइंस वाला बच्चा साइंस वाला होता था, आर्ट्स वाला आर्ट वाला होता था, और कॉमर्स वाला होता था। अब क्या कर दिया गया है, इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि अगर आप मैथ्स वाला जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है और आर्ट्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। तो ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट करके भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये भी इसके अंतर्गत एक लाइन थी। वैकल्पिक विषय पहले समूह में कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा सम्मिलित हैं। तो पहला जो मतलब पहली जो बात करी गई है बेसिकली, उसके अंतर्गत ये बात की गई है। देखिए एक तो कला शिक्षा जो है, आर्ट एजुकेशन कह सकते हैं आप, शारीरिक शिक्षा जो है फिजिकल एजुकेशन, और व्यवसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है, सम्मिलित है। आप लोग ध्यान भी दे रहे होंगे, एनईपी के तहत क्लास 6 से ही सीधे बात की गई है कि वोकेशनलाइजेशन यानी कि आप क्या करें, व्यवसायीकरण पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वही क्या होता है, बच्चे का प्राइमरी स्तर होता है, मतलब प्राइमरी से ऊपर एकदम उठा होता है ना, हल्का सा प्राइमरी समझिए उसको, एकदम उठा होता है बच्चा। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर उसमें उसकी फाउंडेशन अच्छी कर दी जाएगी, वहाँ पर को बच्चे को अगर वोकेशनल चीज़ें सिखाई जाएंगी तो आगे जाके बच्चा क्या करेगा, अच्छा करेगा। अगला है दूसरे समूह में सामाजिक विज्ञान, और दूसरा जो ग्रुप है उसमें क्या है, सोशल साइंस आपकी डाली गई है, ह्यूमैनिटी डाली गई है, और अंतः विषय यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट डाले गए हैं। साथ ही साथ तीसरे समूह में विज्ञान, गणित और कंप्यूटेशनल सोच, कंप्यूटेशनल थिंकिंग सम्मिलित है। याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है आईसीटी का आजकल बहुत ज़्यादा महत्व है, आईसीटी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है।
दूसरी शिक्षा नीति के आसपास से ही बात हो गई थी कि देखिए आईसीटी एजुकेशन में लाइए, एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन आईसीटी को करना जरूरी है उस जमाने में। लेकिन इतनी सारी देखिए धीरे धीरे चीजें हो पाई, ग्राउंड लेवल पे उतनी जल्दी चीजें नहीं उतर पाती है ना, धीरे धीरे उतरी। तो आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हूँ। आगे है छात्रों के लिए विकल्प की सुविधा। अब बच्चे क्या है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लेते हैं उसकी क्या सुविधा दी गई है, अधिक लचीलापन और विकल्प प्रदान करने के लिए माध्यमिक चरण को पुनः डिजाइन किया गया। यानी कि आपका जो ये एजुकेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इन्होंने कहा कि यार ये जो आप कह रहे हैं ना, आपकी जो सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है इसको क्या कर दीजिए, दोबारा से डिज़ाइन किया जाए। शैक्षणिक और व्यावसायिक विषयों या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों में कोई भी बड़ा अंतर नहीं होगा। पहले के ज़माने में क्या होता था, आप लोग देखते होंगे साइंस वालों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, कहेंगे आर्ट्स, अच्छा ये आर्ट्स वाले हैं, अच्छा ये कॉमर्स वाले हैं। मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है, सभी क्या है सेम समान है एकदम। और सभी को क्या दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि इन विषयों में कोई बड़ा अंतर है, सभी विषयों को क्या दी जाएगी, एकदम प्रेफरेंसेस दी जाएगी। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं वोकेशनलाइजेशन जो सब्जेक्ट का होगा, वोकेशनल तौर पे जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो सभी विषय क्या है समान है। ठीक है, उनमें कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। विद्यार्थी अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के लिए विषयों का दिलचस्प संयोजन चुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा है, अब देखिए क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, तो कहीं अगर उसको सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो एकदम से छोड़ के कहीं और जाके स्विच हो सकता है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे कानून वगैरह भी हैं, आपको पता ही है। अब बात करते हैं एनवायरमेंट एजुकेशन के बारे में, एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में इसने क्या बात की है, पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता पे जोर दिया जाएगा। यानी कि अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर्यावरण के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो आप कह सकते हैं एकदम पर्यावरण को, अगर आपको पर्यावरण के लिए जो जागरूकता फैलानी है, तो ये जो स्थिरता जगी है लोगों में, लोग कुछ कर ही नहीं रहे उसके लिए, इस पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण शिक्षा को स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में एकीकृत किया गया। यानी कि जो आपकी एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसको क्या कर दिया गया है, एक तरीके से इंटीग्रेटेड कर दिया है स्कूल एजुकेशन में। मतलब हर पहर में बच्चा कुछ ना कुछ तो इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेगा। आगे है माध्यमिक चरण में पर्यावरण शिक्षा के लिए अलग से अध्ययन क्षेत्र होगा। यानी कि अब जब बच्चा ना मिड में होगा अपनी, आप कह सकते हैं वही 9-10 वाला जो पीरियड चलता है उसका 6 से 8 या इस सब तक का, तो 6 से 8 तक का मेजरली, यहाँ पर को तो क्या है कि पर्यावरण शिक्षा के लिए बच्चे के लिए अलग सा अध्ययन क्षेत्र भी होगा। मतलब कि क्योंकि उसको देखिए अभी जिस हिसाब से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो प्रकृति के प्रकृति के प्रति बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को संवेदनशील बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगला है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए सामग्री वितरण। तो एक चीज़, इस चीज़ के बारे में भी बात की गई है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पहले इसमें क्या कहा गया है ना कि ये जो अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो कुछ कुछ सामग्री का वितरण जो होता है, मतलब सामग्री का वितरण से मतलब यहाँ पे अभी क्लियर कट एक बार मेरी बात समझिएगा। जब ना सिलेबस बनाया जाता है ना बच्चे के लिए, तो सिलेबस कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि बच्चा कनेक्ट कर पाए, अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट कर पाए। तो कनेक्ट कब कर पाएगा, जब आप जो चीज़ें उसको बता रहे हो ना, वो उसके आसपास या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिलेट करता होगा। अब ये नहीं कि आप बच्चे को बता रहे हो ग्रीस के बारे में बता रहे हो, भाई उसे क्या पता वो कभी ग्रीस गया है क्या। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विषय वस्तु जो है वो 20% विषय वस्तु, यानी कि जो सिलेबस होगा या करिकुलम आप कह सकते हैं वो उसके स्थानीय स्तर का होगा। यानी कि उसके लोकल, आप कह सकते हैं एरिया का, लोकल या रीजनल एरिया का क्या होगा, 20% विषय वस्तु होगा। यानी कि 20% सिलेबस जो होगा वो बच्चे के कहाँ का, लोकल एरिया का या रीजनल एरिया का होगा, उसके आसपास का होगा। साथ ही साथ 30% विषय वस्तु क्या होगी, क्षेत्रीय स्तर की होगी। अगर आप इसे बिल्कुल लोकल कहते हैं स्थानीय को, तो आप क्षेत्रीय को क्या कह सकते हैं, रीजनल कह सकते हैं। मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा, एकदम लोकल से थोड़ा सा बड़ा आएगा आपका रीजनल। ठीक है, इसके बाद 30% विषय वस्तु राष्ट्रीय स्तर की होगी। यानी कि 30% जो आपका सब्जेक्ट है का जो आपका सिलेबस है वो कहाँ का होगा, नेशनल स्तर का होगा, नेशनल लेवल का होगा। और लास्ट है वैश्विक स्तर की 20% विषय वस्तु होगी। यानी कि इंटरनेशनल लेवल का भी क्या होगा, 20% कंटेंट या सिलेबस होगा। खुद सोचिए, अगर आपको बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि सबसे पहले तो उसको अपने खुद के इलाके का पता हो। ठीक है, एक तरीके से इसको मैं आप एक चेन की तरह से समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो यह है कि बच्चे को थोड़ा डिस्ट्रिक्ट का पता हो, जब जो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है उसके आसपास क्या चल रहा है उसको पता हो। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ उसको स्टेट का पता हो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करते हुए स्टेट बनेगा। ठीक है, अब उसको स्टेट के बारे में पता है तो इसके साथ साथ उसको नेशनल लेवल का भी पता हो। अब भाई खाली नेशनल लेवल से भी नहीं चल पाएगा, कई बार इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर युद्ध छिड़ जा रहे हैं, या कभी कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही, अलग अलग तरीके के मुद्दे
होते हैं, कभी भी कुछ कहीं हो जा रहा है, उससे बच्चा अवेयर रहेगा तो एटलीस्ट वो कनेक्ट करते हुए चीज़ों को क्या कर पाएगा, जोड़ पाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल ऐसा समझ सकते हैं। स्थानीय स्तर यानी कि सबसे छोटा स्तर जो है उसका कंटेंट कितना होना चाहिए, 20% विषय वस्तु में उसका होना चाहिए। और ये एक तरीके से सही भी है। देखिए, आप बहुत पुराने जमाने की हिस्ट्री पढ़ाने बैठा दे रहे हैं क्लास में, क्या बच्चे को समझ में आ रहा है, क्या बच्चा उससे इंटरकनेक्ट कर पा रहा है, उतने सनों को याद करके बच्चे का क्या फायदा होगा। इससे बेहतर तो यह है कि उसको उसके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में जाने, क्योंकि देखिए अभी एग्जाम के चक्कर में सारे बच्चों को उत्तराखंड पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। मुझे एक बात बताइए, अगर बचपन से आपके सिलेबस में उत्तराखंड लगाया होता, थोड़ा बहुत आपको पता होता, क्या आपको भी इतनी मेहनत करनी पड़ती? इवन अगर दिल पे हाथ रख के सोचेगा, आप लोगों का सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा होगा रेदर देन उत्तराखंड, बहुत सारे लोगों का। क्यों? क्योंकि भाई उत्तराखंड पे आप लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरीके से नहीं बनाया गया। अब आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनको पहले से क्या होगा, अगर ये सारी चीजें पता होंगी, उनके रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे जो चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें उनको पहले से पता होंगी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का तो लोग पढ़ते ही हैं लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्ट करते हुए चीजें पढ़नी है। स्थानीय स्तर पे 20%, क्षेत्रीय स्तर पे 30%, राष्ट्रीय स्तर पे 30% तथा वैश्विक स्तर पे 20%। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं टोटल जोड़ के 100% आ रहा होगा, क्योंकि आपको 100% बच्चे को क्या देना है, अपना शिक्षा का स्तर तो 100% देना ही देना है। तो सभी को जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, 20% स्थानीय स्तर पे, 30% क्षेत्रीय स्तर पे, फिर 30% राष्ट्रीय स्तर पे और 20% क्या है, वैश्विक स्तर पे। आपको क्या देना है, मतलब ये जो आप अध्ययन करवा रहे हैं ना सब्जेक्ट का, वो होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो मुझे ये लगता है ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य शिक्षा शास्त्र सहित पाठ्यक्रम में सकारात्मक बदलावों के माध्यम से एनईपी 2020 में परिकल्पित भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप से बदलने में मदद करना है। इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो है कि देखिए, आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई है उसके अंतर्गत आपने बहुत सारी चीज़ें डाली है, तो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कैसे होंगी, उसके अंतर्गत सकारात्मक रूप से वो कार्य कैसे करेंगे, इस पे काम किया है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित समतामूलक, समावेशी और बहुलवादी समाज को साकार करने के अनुरूप सभी बच्चों को उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। क्योंकि आप लोगों को पता है, इससे पहले भी जितनी चीजें आ चुकी है सभी में, एक हम पढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन तो हम सभी में लगभग पढ़ ही रहे हैं, है ना। साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी हो गई समावेशी शिक्षा, कि आपको सभी को एक साथ लेके चलना है, सभी बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं और सभी का सिलेबस सेम हो सकता है। किसी को भी आपको क्या करना है, आप कह सकते हैं एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है बच्चों के, आपको तुलना वगैरह ये सारी चीजें नहीं करनी है। दूसरी चीज, आपको प्रमोट करना है बहुभाषितावाद, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म आपका क्या है, दूसरा फैक्टर है। भाई देखिए, हमारा जो देश है उसमें क्या है, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो अगर आप इतनी सारी लैंग्वेज को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भारत और देखिए एक क्लास है, वहाँ हर इलाके का बच्चा आया हो सकता है, तो आपको क्या करना है, उसकी उस चीज़ों को भी प्रेफरेंस देते हुए अगर आप सभी को एक स्तर से देखेंगे तो क्या है, बहुभाषितावाद एक तरीके से एक एज ए एसेट क्या कर सकता है, संसाधन के रूप में क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, बहुभाषितावाद यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में इसके तहत बात की गई है। साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन को साथ में लेकर चलने की भी इसके बारे में बात की गई है, और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करने की बात की गई है। अब बात करते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इस पर क्या असर है या क्या चीजें हैं, ये बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो थी, इसका जो परिचय है, ये भारत में शिक्षा के सुधार के लिए एक व्यापक क्या करी गई है, रूपरेखा प्रदान की गई है। आप कह सकते हैं एक तरीके से यार, एक ब्रॉड एक तरीके से स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि यार किस तरीके से जो बच्चा है उसकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। उसकी एजुकेशन आप लोगों को पता ही है, वैसे हमारा जो पुराना स्ट्रक्चर था एजुकेशन का, कोठारी आयोग ने जो हमारा स्ट्रक्चर दिया था वो दिया था 10+2+3। कोठारी आयोग जो था कॉमन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करता था, त्रिभाषा सूत्र इन्होंने दिया था, है ना। एजुकेशन में जो हमारी जीडीपी थी उसको उन्होंने कहा था कि यार 6% कर दिया जाए। तो देखिए, उतना सारी चीजें उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई धरातल लेवल पे, है ना। पर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हुई। फिर 1968 की आई पॉलिसी, 86 की आई पॉलिसी, जिनमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वगैरह ये सारी चीजें चलाई गई, है ना। और आप लोग देखते होंगे इसी के साथ साथ अभी कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि हमारे पेपर में आ सकती हैं। काल्प से रिलेटेड काल्प चलाया गया, है ना। मतलब आप कह सकते हैं कंप्यूटर आपके एजुकेशन सिस्टम में जोड़ा गया। साथ ही साथ बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ये जो आपका बिल्डिंग एज लर्निंग एड था, बाला की फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा, बाहर से, स्कूल के बाहर से क्या बच्चों के लिए मतलब ड्राइंग्स वगैरह बनाई रहती हैं, या अलग अलग तरीके के चित्र वगैरह बनाए रहते हैं, क्या कि बच्चा जो है अपने स्कूल की बिल्डिंग को एक संसाधन के रूप में क्या करे, समझे, पकड़े, उससे बच्चा क्या करे, सीखे। ये सारी चीजें चलाई गई। लहर कार्यक्रम जो चलाए गए, छोटी क्लासेस में लहर कार्यक्रम चलाए गए, है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, शिक्षा के तहत जितनी ज्यादा शिक्षा में गुणवत्ता आप डालेंगे, बच्चा उतनी ज्यादा इजीली सीखेगा, ग्रैब करेगा, उसके तहत योजनाएं चलाई गई। तो जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका चलाया गया था, है ना, कि इतने टीचर होने चाहिए, बरामदा छोड़िए, ये सारी चीजें छोड़िए, ये सारी बात उसके अंतर्गत की गई थी। तो
इसी तरीके से एनईपी 2020 लाई गई कि यार देखो, आप बाल वाटिका खोलो, क्योंकि शुरुआत के बच्चे का जो पुराना मतलब सबसे पहला लेवल है, उसमें बच्चे को अगर सुधार किया जाएगा, वो फाउंडेशन अगर अच्छी होगी तो बुनियाद तो अच्छी बनेगी बनेगी, बुनियाद अच्छी होगी तो मतलब आप कह सकते हैं बिल्डिंग तो फिर बढ़िया ही रहेगी। इस तरीके से तो 10+2+3 का जो हमारा एजुकेशन पैटर्न था, उसको क्या कर दिया गया था, 5+3+3+4 में बदल दिया गया था, है ना, आप लोगों को याद ही है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय हमारी शिक्षा नीति है 2020, इसका जो एक काम है बेसिकली, आप कह सकते हैं इसका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है वो क्या है, एक तरीके से शिक्षा हेतु एक समग्र और बहुविषयक दृष्टिकोण प्रदान करने वाले भारत की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाना है। यानी कि आप लोगों को पता है यहाँ इंडियन कल्चर और डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन को लेते हुए भारत में क्या करना है, विकास करना है, इसका उद्देश्य है। एनईपी की कुछ विशेषताएं जो हैं, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें जोड़ के बता दे रही हूँ। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान 2000 2001 2000 से 2001 कह सकते हैं आप, इसके अंतर्गत बात की गई थी प्राथमिक जो हमारा शिक्षा है उसके सार्वभौमिकरण की। इसके बाद आप लोग देखते हैं रूसा, आपका रमसा आया, रूसा आया। रमसा जो आया, रमसा के तहत बात की गई थी कि देखिए शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है वो करिए आप एलिमेंट्री लेवल तक, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के लिए आपका होता है, आपको पता ही है। इसके बाद आपका आया समसा, समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान क्या कहता है कि भाई एसएसए यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको और रूसा को, उसको और सॉरी रमसा को, जो आपका है या रूसा है जरूर बताइएगा, रमसा, ठीक है, बेसिकली रमसा के बारे में बात करें, दोनों को जोड़ के क्या कर दिया जाए, थोड़ा उच्च लेवल पर क्या करना है आपको, सभी का क्या करना है, समान लेके चलना है, सार्वभौमिकरण शिक्षा का करना है। तो यहाँ एनईपी के तहत भी क्या बात की गई है, एनईपी के तहत बात की गई है, देखो प्री स्कूल जो है उससे लेके माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का क्या करना है, सार्वभौमिकरण। यानी कि देखिए आप बात कर सकते हैं एसएसए हो गया, एसएसए आपका प्राइमरी के लिए हो गया, फिर आपका रमसा आया माध्यमिक के लिए, फिर उसके बाद आपका क्या है, समसा आया, और उसके बाद भी क्या कह गई एनईपी के अंतर क्या बात कर दी गई, वैसे समसा की तरह ही कह सकते हो आप एक तरीके से, समग्र शिक्षा वाला कॉन्सेप्ट लेके कि मतलब सार्वभौमिकरण कर दो आप, छोटे से लेके ऊपर तक पूरी क्लासों तक, ठीक है। इसके साथ ही साथ छात्रों के संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास पर आधारित एक नई शैक्षणिक एवं पाठ्यचर्या संरचना का परिचय। यानी कि छात्रों की कॉग्निटिव डेवलप, बच्चा जो है उसका जो डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, चाहे वो इधर इट वुड बी अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट हो या इमोशनल डेवलपमेंट हो, हर तरीके का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं विकास है, वो क्या हो सकता है शिक्षा के दौरान, या वैसे देखिए इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों हो सकता है, लेकिन क्या है संभव है। तो महत्वपूर्ण तरीके से जो महत्तम विकास मतलब मैक्सिमम जो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट हो सकता है बच्चे का, वो करना, ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना इसका एक उद्देश्य या परिचय था। प्राथमिक शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के विकास पर जोर, ठीक है, आप लोगों को पता ही है प्राथमिक जो हमारी एजुकेशन है एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में ये बात करता है, हमें याद रखना है, ठीक है, परख तो आपको याद ही रखना है, असेसमेंट सेंटर इसके अंतर्गत बनाए गए थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में से बात की थी। और शिक्षा में अनुसंधान एवं विकास पर फोकस, यानी कि आप ये जो है एजुकेशन में रिसर्च वगैरह भी करिए आगे कि क्या क्या चीज़ें और कुछ नई ऐड हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं, चूंकि ये जो है एज इट इज़ 2023 जो हम एनसीएफ पढ़ रहे हैं, एनसीएफएससी, इसके अंतर्गत भी कहीं ना कहीं आएगा, तो ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें क्या है आप लोगों को पता ही है, सबसे निचले की मैं अगर बात करूं, सबसे नीचे हमारा है फाउंडेशनल, ठीक है, फिर आएगा हमारा प्रिपरेटरी, फिर आएगा हमारा मिडिल स्टेज, फिर आएगा हमारा सेकेंडरी स्टेज, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जो आपका फाउंडेशनल है उसको दो पार्ट्स में बांट दिया गया, 3+2 आप कह सकते हैं ना, 3+2 आप कह सकते हैं फाउंडेशनल को बांटा गया कि यार देखिए शुरुआत के जो है शुरुआत की जो 3 साल है वो उसमें बाल वाटिका वगैरह, आंगनबाड़ी वगैरह, प्री स्कूल, ये सारी चीज़ें आएंगी, और ये जो 2 साल है इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास आएगा, ठीक है, इसके बारे में बात की गई। तो ये आपको बताने का भी मेन रीज़न ये है क्योंकि इसके अंतर्गत बात की गई है कि किस स्टेज में कौन से मेथड से आप पढ़ाओगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब और उसके बाद क्या किया गया, फिर आपका आ गया प्रिपरेटरी जो कि 3 साल का है, प्रिपरेटरी आपका 3 साल का है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा मिडिल जो कि 3 साल का है, फिर आपका आ गया सेकेंडरी जो कि 4 साल का है। इस तरीके से आपका एजुकेशन को बांटा गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फाउंडेशनल जो लेवल होगा, सबसे छोटा जो आपका लेवल है, जो बुनियादी लेवल आपका है, वो क्या होगा, मल्टी लेवल, मतलब एक तरीके से यहाँ पे काम होगा, क्योंकि मल्टी लेवल तरीके का काम मतलब उस टाइम के आपके बच्चों की जो सेंसरी ऑर्गन्स और सारी चीजें ना उनको एक्टिव कराना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चे को खेल सबसे ज्यादा, उसके जो क्या होगा ना, हर चहुमुखी विकास उसका वहां पर को होने की कोशिश होगी। क्यों, बच्चा हाथों पैरों से काफी सारी चीजें सीखेगा, एक्सप्रेस करेगा आइज से, और बोलना सीखता है, बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें सीख रहा होता है हाव भाव से, ठीक है, इस तरीके से। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो सबसे आपका निचला लेवल है, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है आपको, एक्टिविटी से बच्चा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सीखेगा, ठीक है। तो बात करते हैं अगले की, प्रिपरेटरी स्टेज में क्या है, प्रिपरेटरी जो स्टेज है आपकी, यहाँ पर को क्या है, प्ले, यानी कि खेल के। अब देखिए यहाँ पे भी बच्चा इतना ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, 1 और 2 में ही तो है अभी वो, तो प्ले यानी कि गेम वगैरह, डिस्कवरी
यानी कि कुछ खोजबीन इस तरीके से, जैसे पजल वगैरह ये सारी चीज़ों मिक्स करके अलग अलग तरीके की चीज़ें ये करवाना। एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग इसके अंतर्गत भी इसके तहत बात की गई है। ठीक है, जिसके आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, बीच में बहुत सारे प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए गए थे, जिसमें बच्चों को टॉयज वगैरह से अलग अलग तरीके से सिखाना, ये सारी चीज़ों के इसके तहत भी प्रोग्राम चलाए गए थे। ठीक है, अब अगला है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब क्या है मिडिल स्टेज में, क्या है बच्चा, अब बच्चा थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, अवेयर हो गया, क्योंकि ये एलिमेंट्री एजुकेशन एक तरीके से 6 to 8 क्लास तक की एजुकेशन है। इसमें क्या है कि बच्चा साइंस पढ़ रहा है और मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, आर्ट्स पढ़ रहा है, सोशल साइंस पढ़ रहा है और ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ये जो 6 से 8 तक है, इसमें बच्चे के थोड़े थोड़े इन्होंने सारे सब्जेक्ट जोड़ देते हैं। कंप्यूटर जुड़ जाता है, सोशल साइंस आपका जुड़ जाता है एसएसटी 6 क्लास से, और साइंस आपका होता है प्रॉपर, जबकि 1 और 2 में तो ईवीएस होती है, आप लोगों को पता ही है ना, जिसके अंदर सभी आपके इसके उसके अंदर ही आ जाती हैं जो चीज़ें आती हैं, कोई अलग से सेपरेट सोशल स्टडीज़ वगैरह नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, बच्चा ना थोड़ा-सा अनुभवी हो जाएगा, थोड़ा बहुत चीज़ें सीखेगा वो। साइंस में भी मतलब उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी आएगी धीरे-धीरे, है ना? खुद प्रयोग भी करेगा तो थोड़ी बहुत चीज़ें सीखेगा। साइंस, मैथ्स और ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा आप, थोड़ा बहुत सोशल साइंस के बारे में जानेगा। इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी स्टेज क्या है? सेकेंडरी स्टेज में क्या है, मल्टीडिसिप्लिनरी, क्योंकि इसमें क्या है, अब बहुत सारे सब्जेक्ट आपस में इंटरकनेक्ट करते हुए भी चीज़ों को क्या करेगा बच्चा, पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें ब्रॉड हो जाएंगी थोड़ा सा। ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पे क्या है, बच्चे की जो आलोचनात्मक चिंतन जो है बच्चे का वो बढ़ेगा, उसका विकास होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, अब थोड़ा लचीलापन आएगा उसके विचारों में। पहले क्या था, वो छोटा था, उसको इतनी चीज़ें पता नहीं थी, टीचर कुछ बताता था कि फ्रैक्शन में ऐसा होता है तो हाँ वो थोड़ा सा पढ़ता था, थोड़ा रट लेता। अब क्या है, वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होगा उस चीज़ में कि नहीं मैम, फ्रैक्शन तो बहुत सारे तरीके का होता है, किस तरीके से होता है, क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें भी आएंगी उसके अंतर्गत। एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, अब यहाँ पे बच्चा क्या होता है, मतलब इतना सक्षम हो जाता है कि फिर वो क्या करता है, अपनी चॉइस का सब्जेक्ट वगैरह भी लेता है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें यहाँ तक समझ में आई हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और जाते जाते बता देती हूँ, एनईपी 2020 के जो, जैसे कि आप लोगों को पता है, कस्तूरी रंगन जी जो थे वो अध्यक्ष थे, जो कि इसरो के साइंटिस्ट भी थे, तो वो ही उन्हीं लोगों ने इसको क्या किया है, बनाया है। उन्हीं मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से एनईपी 2020 को ही बेस मानते हुए वहाँ से ही काम हुआ है। ठीक है, उन्होंने ही सभी लोगों ने इस पर क्या किया था, काम किया था फर्दर। तो एक वीडियो इस पर मैं और लेके आऊँगी जिसमें और कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको मैं इसमें क्या करूँगी, इंक्लूड करूँगी। ठीक है, और वैसे ही लगभग जो मेन एनसीएफएससी के पूरे पॉइंट है वो मैं इसमें कवर लगभग कर चुकी हूँ। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।